तो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और ये पूरा चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट। लिखिए जरा। कंसेप्ट वन। कंसेप्ट वन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 55। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 55। लिखिए। लिखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55, no company in India can issue irredeemable preference share. No company in India can issue irredeemable preference share. लिखिए आगे। The maximum life of share is 20 years. आगे लिखिए, एज पर सेक्शन 55, it is responsibility of such company to protect the right of outsider before making any payment to preference shareholder. To preference shareholder। आगे लिखिए, फॉर दिस पर्पस देयर आर two options to protect the interest of financiers and creditors. Option 1, such company should issue
ब्रैकेट में लिख दो फ्रेश इशू, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर equal to face value of redeemable preference share capital face value of redeemable preference share equals to face value of new issue. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इफ एनी फ्रेश इशू is made at premium then cash realized on security premium will not be considered under section 55. आगे लिखिए ऑप्शन 2, if company does not need money then it can finance the redemption on its own. In other words, company should create CRR out of its free reserve. So that company would not be able to make payment of dividend in future. पेमेंट इन फ्यूचर, आगे लिखिएगा CRR can be utilized for bonus issue only. CRR equals to face value of redeemable preference share. आगे लिखिए जर्नल एंट्री
पहली एंट्री लिखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर being amount due for redemption application of section 55, पहले लिखेंगे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल being new issue made for redemption अगला है इंटरनल फाइनेंसिंग फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR being redemption financed out of free reserve तीसरी एंट्री होगी बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक being due amount paid being due amount paid यहां तक लिख के बताओ ठीक है चलो अब स्क्रीन पे देखो कंसेप्ट क्या है चैप्टर का सामने देखिए देखो बेटा पिछला चैप्टर कौन सा पढ़ के अभी खत्म किया अकाउंटिंग फॉर कौन सा चैप्टर पढ़ा अभी अभी अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट किस सेक्शन के अकॉर्डिंग 63 अब ये क्या पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किस सेक्शन के अकॉर्डिंग सेक्शन 55 ठीक है तो अब मैं समझाने जा रहा हूं बेटा आप ध्यान से देखना जब तक अब आगे कुछ लिखना नहीं है अब पूरा कंसेप्ट ही डिस्कस होगा देखो अब मैं बताने जा रहा हूं क्या जरूरत है कंपनीज एक्ट को कि जरूरत पड़ गई सेक्शन 55 बनाने की और ये सारी अकाउंटिंग हम लोग वैसे ही कर रहे हैं जैसे सेक्शन 55 में लिखा हुआ है सामने देखिए सब लोग देखो ऐसा है ध्यान से अब सुनिएगा देखो बेटा
जैसे मान लो किसी कंपनी को यहाँ पैसे की जरूरत है, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। कौन सा शेयर बेटा? प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया। तो समझना, इंडिया में अब किसी जमाने में प्रेफरेंस शेयर दो टाइप का होता था, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। अब इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हो सकता। समझ आ रहे हैं? अब इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये बताओ, मान लो प्रेफरेंस शेयर इशू करके 1 करोड़ रुपए ले लिए, तो क्या लगता है ये प्रेफरेंस शेयर कैसे होंगे? रिडीमेबल या इररिडीमेबल? रिडीमेबल या इररिडीमेबल? रिडीमेबल। अब ये बताओ, तो अगर ये रिडीमेबल हैं तो एक ना एक दिन इनकी लाइफ खत्म होगी। जब खत्म होगी तो इनके पैसे वापस करने पड़ेंगे, जिसको आप रिडम्पशन बोलते हो। इनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब पूरा फोकस करना, तभी समझ में आएगा। किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, 1 करोड़ रुपए मिल गए, वहां से कंपनी ने उस पैसे को 4-5 साल यूज किया। 5 साल बाद अब प्रेफरेंस शेयर के पैसे वापस करने हैं। वापस करने हैं तो इसी को बोला जाता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर वापस करने हैं तो यहां वापस करने हैं। अब अगर यहां कंपनी इनके पैसे वापस कर देगी 1 करोड़ रुपए, अगर यहां कंपनी इनके पैसे 1 करोड़ रुपए वापस कर देगी, तो अब यहां एक प्रॉब्लम है। यहां एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? खूब ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये बताओ, प्रेफरेंस शेयर कौन है कंपनी का? इनसाइडर या आउटसाइडर? ये कंपनी की बैलेंस शीट है। खूब ध्यान से अब सुनिएगा। देखो, कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, मान लो 1 करोड़ की, या 3 करोड़ कर दिया। कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 करोड़ की। कंपनी के पास डिबेंचर्स हैं 5 करोड़ के। ये तो कंपनी की लायबिलिटी साइड हो गई। एसेट साइड में आ जाओ, एक बॉन्ड भी कर देता हूं। कंपनी के पास बॉन्ड हैं 1 करोड़ के। अब इधर देखो, तो कंपनी के पास एसेट्स हैं। एसेट्स टोटल मान लो ये 10 करोड़ के एसेट्स हैं, तो टोटल हमने यहां लिख दिया 10 करोड़। टोटल 10 करोड़ यहां लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहां पे प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया। किसी न किसी दिन जाके इसकी लाइफ खत्म होगी। खत्म होगी तो पैसे देने पड़ेंगे, रिडीम करना पड़ेगा। जब रिडीम करेंगे तो पैसे देंगे। पैसे देंगे तो अब प्रॉब्लम क्या होगी? जैसे मान लो कंपनी के पास बेटा 9 करोड़ रुपए का फिक्स्ड एसेट है। मान लो कंपनी के पास 9 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है और कंपनी के पास कैश पड़ा है 1 करोड़ का। कैश पड़ा है 1 करोड़ का। तो आप जब प्रेफरेंस शेयर से इशू किया था तो क्या एंट्री बनाई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या एंट्री बनाई थी? तो जब इनके पैसे वापस करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही होगी। तो अब देखो, अगर आज इनके पैसे रिडीम कर दोगे तो आपके पास जो पैसा है ये पैसा खर्च हो जाएगा और इनकी रिडम्पशन हो जाएगी। हो जाएगी। जो बैलेंस शीट 10 करोड़ की है वो अब 9 करोड़ की बचेगी। जो बैलेंस शीट 10 करोड़ की है वो अब 9 करोड़ की रह जाएगी। रह जाएगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? ध्यान से, जितना बढ़िया से देखो, अगर पूरा लॉजिक समझ में आ गया तो चैप्टर में कोई दम ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब अगली बात क्या आ रही है। ये तो एक बात मैंने बताई। अब सुनो बेटा, क्या है? अब सुनो, अगर मान लो यहां तक सबको समझ में आ रहा है? क्या बताया मैंने? प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन हो गई, कितने की? 1 करोड़ की। कितने पैसे बचे? मतलब कंपनी की बैलेंस शीट अब कितने की रह गई? 9 करोड़ की रह गई। ठीक है, अब मेरी बात खूब ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई कि ये कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। किसमें? लिक्विडेशन का मतलब कंपनी वाइंडिंग अप हो गई, बंद हो गई, कंपनी घाटे में चली गई। तो जानते हो क्या होगा? इसके एसेट्स बेचे जाएंगे। क्या होगा? और जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटी की पेमेंट होगी। एसेट्स बेचे जाएंगे, जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटी की पेमेंट होगी। और बेटा, लिक्विडेशन चैप्टर का एक रूल है। क्या? जहां पैसे खत्म वहीं लिक्विडेशन बंद।
मुझको एक बात बताओ, सोचना अब यहाँ से 10 मिनट बहुत पूरा फोकस रखना है। मुझको बताओ कौन सी कंपनी बंद होगी जो बहुत बढ़िया चल रही होगी जी, जिसकी हालत खराब होगी? तो सीधी सी बात है, उसका एसेट बेच के उतना पैसा नहीं मिलेगा कि सारी लायबिलिटी की पेमेंट हो पाए। बोलो। तो अब बताओ, अब समस्या क्या है? देखो क्या है, अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो उसके एसेट्स बेच दिए जाते हैं, जो पैसा आते हैं उससे लायबिलिटी की पेमेंट होती है। लेकिन लिक्विडेशन का चैप्टर का एक रूल है क्या, जितना पैसा आया उससे जितनी पेमेंट हुई तो हुई, जो नहीं हुई वो कंपनी के ऊपर केस नहीं कर पाएगा। समझा नहीं बात? जरा बताओ, इस कंपनी के पास एसेट्स कितने के हैं? 9 करोड़ के। 9 करोड़ के बुक में लिखे हैं ना बेटा, कौन सा बेचने पे 9 करोड़ मिलेगा? डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ते हो? 1 लाख वाली मशीन बेचने पे 80,000 मिलता है, ज्यादा भी मिलता है लेकिन ज्यादातर कम मिलता है। तो 9 करोड़ की चीज है, क्या पता इसको बेचने पे 7 ही करोड़ मिले। और बकायेदार कितने के हैं? 9 करोड़ के। कहां से दोगे 7 करोड़ में से 9 करोड़? नहीं दे पाओगे। समझ पा रहे हो? तो लॉ ने एक लाइन बना दी, लॉ ने एक सीक्वेंस बना दिया। कहा अगर एसेट बिकेंगे तो इसी सीक्वेंस में पेमेंट होगी जो लॉ में लिखा है। किसमें? उसी सीक्वेंस में पेमेंट होगी जो लॉ में लिखा हुआ है। जो लॉ में लिखा है बेटा, उसी सीक्वेंस में पेमेंट होगी। अच्छा, तो अब वो सीक्वेंस क्या है? उसमें कहा गया है पहली पेमेंट होगी लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस की। किसकी? पहली पेमेंट होगी लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस की। दूसरी पेमेंट होगी लिक्विडेटर की। किसकी? लिक्विडेटर कौन होता है? जो कंपनी की वाइंडिंग अप कराता है वो लिक्विडेटर। ये देखो, जब लिक्विडेशन होता है तो ये अकाउंट बनता है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें क्या होता है? ये देखो, सारे एसेट बेच के पैसा इकट्ठा किया गया। ये देखो, इधर रिसीट लिखा है, इधर पेमेंट लिखा है। तो एसेट बेच के जो पैसा आया वो रिसीट साइड आएगा, और पेमेंट ऐसे जाती है। पहली पेमेंट होगी लिक्विडेशन एक्सपेंस की। किसकी? लिक्विडेशन एक्सपेंस का मतलब, अगर कोई कंपनी बंद हो रही है तो उसके एसेट्स अपने आप थोड़े ना बिक जाएंगे। न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, ऑक्शन कराओगे, ब्रोकरेज दोगे, कमीशन दोगे, तब तो बिकेगा। तो वो खर्चे क्या बोले जाते हैं? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। समझ आए? फिर आगे अगली पेमेंट होती है लिक्विडेटर रेम्युनरेशन की। किसकी? लिक्विडेटर रेम्युनरेशन क्या है? जैसे आपकी कंपनी बंद हुई तो एसेट बेच के लायबिलिटी की पेमेंट करने का जिम्मा आपको नहीं दिया जाता, एक सरकारी आदमी आता है। समझ आए? उसको क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं? वरना क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे चलो कंपनी तो बंद हो ही गई है, एसेट बेचो, पैसे रखो, भागो यहां से। क्या जरूरत है किसी को पैसे देने की? कौन मुकदमा कर पाएगा? कंपनी तो है लिक्विडेशन में। समझ में आई बात? तो वो काम कौन करता है? ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो उसका पैसा यहां पहले निकाल लिया जाता है। पहला पेमेंट किसका हुआ? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। दूसरा लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, उसकी पेमेंट हो गई। बेटा तीसरी पेमेंट होती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की। किसकी? अब एक बड़ी चीज है, मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब होता है जिसको सरकार चाहे वो पहले, जैसे सरकार खुद को रखे हुए प्रेफरेंशियल में, कहती है हमारा कोई टैक्स बाकी है तो पहले क्लियर कर दो। फिर कोई छोटा आदमी है कंपनी का, मजदूर टाइप, जिसको वेजेस मिलती है, तो वो कंपनी से कहाँ लड़ पाएगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो उनकी पेमेंट यहाँ पहले करा दी जाती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। आई बात समझ में? फिर अगली पेमेंट होती है डिबेंचर की। किसकी? फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की। किसकी बेटा? अनसिक्योर्ड मतलब जिन्होंने पैसा तो कंपनी को दे दिया, सिक्योरिटी नहीं ली है। फिर उसके बाद पेमेंट होती है प्रेफरेंस की, और उसके बाद होती है इक्विटी की। जरा बताओ, सेकंड लास्ट में किसकी पेमेंट होती है? सेकंड लास्ट में किसकी पेमेंट होती है? प्रेफरेंस शेयर की होती है। और बेटा सेकंड लास्ट में प्रेफरेंस शेयर की होती है। और यहां तमाशा ये है, अगर प्रेफरेंस शेयर यहां रिडीम करोगे तो प्रेफरेंस शेयर अपना पैसा लेके पहले किनारे हो गया, मालिक की पेमेंट सबसे पहले हो गई, जबकि मालिक की पेमेंट कब होनी चाहिए? सबसे आखिरी में। बोलो बेटा, सबसे आखिरी में होनी चाहिए ना। अब बताओ, मालिक अपना पैसा लेके निकल गया, फंस गए बकायेदार। आज ये कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए तो किसका पैसा फंसेगा? डिबेंचर होल्डर का है और बॉन्ड वालों का। मेरी बात कनेक्ट हो रही है? समझ आया? तो अब कंपनीज एक्ट सब कुछ देखता है ना। कंपनीज एक्ट ने एक तरफ अमेंडमेंट करी कि प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल नहीं होंगे, हमेशा कैसे होंगे? रिडीमेबल। तो जैसे उनको रिडीम किया जाएगा, ढेर सारा पैसा कंपनी से जाएगा, तो जो कंपनी के फाइनेंसर हैं वो फंसेंगे।
तो कंपनीज एक्ट ने दूसरी तरफ सेक्शन 55 बना दिया। कौन सा सेक्शन? उन्होंने कहा कि रिडम्पशन करो लेकिन जैसे 55 में लिखा है वैसे करो। समझ आए? जैसे 55 में लिखा है वैसे करो, अपने मन से नहीं करने देंगे। अब 55 में उन्होंने ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि ये लोग फंसेंगे नहीं। समझ आए? तो सेक्शन 55 क्यों बनाया गया? टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ आउटसाइडर। क्या बोला मैंने? आउटसाइडर। क्यों? क्योंकि जहां पैसा खत्म वहीं वहीं कोई कंपनी के मुकदमा भी तो नहीं कर सकता ना कि हमारे पैसे दे दो। लिक्विडेशन का रूल ये है, तो फंस जाएंगे ना डिबेंचर होल्डर। तब ऐसे केस में कौन कंपनी का डिबेंचर खरीदना चाहेगा? कोई नहीं खरीदना चाहेगा, वरना वो खुद ही फंस जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो इसके लिए बनाया गया। तो देखो अब क्या कहा गया है, बोलो पहले इतनी बात समझ में आई? यही मेन कंसेप्ट है, ये समझ में आ जाएगा। चैप्टर में कोई दम नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब कंपनीज एक्ट ने क्या कहा? कहते हैं रिडम्पशन करो लेकिन जो हम रूल बना रहे हैं उसके हिसाब से करेंगे। क्या कहा उन्होंने? रिडम्पशन कैसे होगा? जो रूल बनाया है उसके। रूल कहां लिखा है? सेक्शन 55 में। तो क्या लिखा है उसमें? कहते हैं, बेटा अब सब लोग पूरे ध्यान से सुनोगे। दो बातें बताऊंगा, दूसरी वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी वाली में सीखोगे सीआरआर आता कहां से है, ठीक है। बोनस में तो यूज कर डाला सीआरआर, लेकिन ये पता नहीं चला क्या कहां से आता है सीआरआर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो तो क्या कहा सेक्शन 55 ने कहा अगर तुम्हें शेयर रिडीम करना है, अगर तुम्हें शेयर रिडीम करना है तो ये जो पैसा रखा है इसको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। क्या कहा कंपनीज एक्ट ने? जो पैसे रखे हैं इसमें हाथ नहीं लगाने देंगे, इस 1 करोड़ में हाथ नहीं लगाने देंगे। समझे? तो उन्होंने कहा तब कहां से क्या करें? तो कहते हैं फ्रेश शेयर इशू करो। क्या लिखा है बेटा? फ्रेश शेयर इशू करो। कहते हैं तुम्हें 1 करोड़ चाहिए तो नए शेयर इशू कर दो, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस। जब इशू करोगे तो 1 करोड़ की तुम पे लाइबिलिटी आएगी, उधर 1 करोड़ तुम्हारे पास कैश आ जाएगा, उससे पेमेंट कर दो। तो अब बताओ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन है। इसका तो मतलब यही हुआ ना, जैसे आज हमारे आपके पास कोई खर्चा था और कहीं से आज पेमेंट आ गई, उससे निपटा दिया, तो जो जेब में था वो तो बचा हुआ है। समझ आई बात? ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, पहला चॉइस क्या है? एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। क्या बोला मैंने? बाहर वालों से पैसा लो। तो क्या पैसा लें? कहते हैं शेयर इशू करो और रिडीम कर दो। कौन सा शेयर? कहते हैं जो मर्जी वो करो, हमें कोई समस्या नहीं है, चाहे इक्विटी करो चाहे प्रेफरेंस करो। आई बात समझे? तो अब बताओ पहला ऑप्शन क्या है? कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर वट एवर टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीम करना है तो आप क्या करेंगे? पैसे कहां से लाएंगे? या तो इक्विटी इशू करके या तो प्रेफरेंस इशू करके। उससे जो पैसा आएगा उससे रिडम्पशन करेंगे, लेकिन इस पैसे से अरेंजमेंट होगा केवल फेस वैल्यू का। किसका? ठीक है। प्रीमियम का क्या होगा अभी आगे पढ़ेंगे, सब एक साथ नहीं पढ़ सकते। समझ आई बात? तो मान लेते हैं फेस वैल्यू पे रिडीम हो रहा था, तो यहां से पैसा आएगा। मुझको जवाब दो पहले, इतनी बात समझ में आई? अब बताओ इससे क्या है? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन है ना, इधर से पैसा आया उधर दे दिया, तो जो था वो बचा हुआ है। आगे बढ़े। अब दूसरा वाला ज्यादा टेक्निकल है, यही वाला ध्यान से सुन लेना बस। देखो अब क्या है, अब इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? ये देखो एंट्री वे। एंट्री क्या है? जो मैं एंट्री बताऊं वही देखना। प्रेफरेंस शेयर से पैसे लेने की क्या एंट्री होती है? बोलो। प्रेफरेंस शेयर इशू करने की क्या एंट्री होती है? सब बच्चे बोलो। क्या? फिर से बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू। तो पैसे लौटाने की क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। तो ये देखो एंट्री वही हुई है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो हाईलाइट किया वही देखना। अब ये बीच में क्या है? ये बीच में सेक्शन 55 है। समझ आया? बीच में क्या है? सेक्शन 55। अब सेक्शन 55 क्या कहता है समझना। कहते हैं तुमको अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है तो पहले पैसा कैलकुलेट करो है कितना, ड्यू करो। तो एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या एंट्री बनेगी बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। समझ आए? अब ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है? कुछ नहीं, डबल एंट्री पूरा करने के लिए कुछ तो चाहिए। समझ आए? फिर जब बाद में पैसा देंगे तो ये देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, कट गया। ड्यू करने की क्या एंट्री हुई? बोलो एक बार। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और पैसे देने की
प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो हो गया। अब कहते हैं जो तुम पैसा लाओगे वो तुम सेक्शन 55 के हिसाब से लेके आओ। कहां से? अभी क्या पढ़ा है मैंने? एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। क्या लिखा था उसमें? कहां से पैसे लाएंगे? कहां से पैसे लाएंगे? कौन सा शेयर? कोई सा भी। तो मैंने चालाकी से एंट्री लिख दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी होगा तो इक्विटी आ जाएगा, प्रेफरेंस होगा तो पैसा आ जाएगा, वहां से निपटा देंगे। ठीक है, अब इधर देखो लास्ट पॉइंट। अब कोई कंपनी कहती है, अब मान लो कोई कंपनी कहती है, ऐसा है, कोई कंपनी कहती है कि हमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, और हमारे पास कोई कंपनी कहती है हमको 1 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, हमारे पास रिजर्व पड़ा है 5 करोड़ का। बेटा ध्यान से बस सुनना, अलग अलग तरह की कंपनी होती है ना। कोई कंपनी कहती है प्रेफरेंस शेयर उसके पास कितने के हैं? 1 करोड़ के। कितने के? और कंपनी कहती है हमारे पास 5 करोड़ का रिजर्व पड़ा है। कितने का? तो वो कहते हैं क्या हम शेयर इशू करें? हम नहीं करेंगे शेयर इशू, हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं, क्यों हम किसी को कंपनी में मालिक बनाएं, हम अपना पैसा यूज करेंगे। ये वाला टेक्निकल है, ध्यान से सुनना। आ रही बात मेरी समझ में? तो लॉ कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम अपना पैसा यूज करो। उसको लॉ ने नाम दिया इंटरनल फाइनेंसिंग। क्या नाम दिया? ठीक है, अब देखना कैसे फंसा रखा है, देखना। अब कहते हैं अच्छा तुम बाहर से शेयर इशू नहीं करोगे, कंपनी ने कहा नहीं। कहते हैं तब क्या करोगे? तो कहते हैं हम अपने रिजर्व से पैसा निकालेंगे। कहां से? तो कहते हैं ठीक है, रिजर्व से तुम कितने का रिडम्पशन करना चाहते हो? मान लो कंपनी ने कहा 1 करोड़ का, तो लॉ कहता है ऐसा करो, ऐसा करो, जितने पैसे रिजर्व से निकालोगे, क्या बोला मैंने? जितने पैसे रिजर्व से निकालोगे उतने का सीआरआर बनाओ, उतने का। तो ये देखो यहां सीआरआर बन गया, 1 करोड़ निकालेंगे तो 1 करोड़ का क्या बनेगा? सीआरआर। तो ये घट के कितना हो गया? 4 करोड़। बोलो, ये घट के कितना हो गया? 4 करोड़। समझ आ रहे हैं यहां तक? कहते हैं बस अब तुम रिडम्पशन कर दो। खूब ध्यान से सुनना बेटा, कहते हैं अब तुम रिडम्पशन कर दो। तो ये देखो रिडम्पशन करेंगे तो ये पैसा खत्म हुआ, प्रेफरेंस शेयर गए, हो गई रिडम्पशन, हो गई रिडम्पशन। बस अब 2 मिनट ध्यान से सुनना। क्या कहा? कहते हैं अगर इंटरनल फाइनेंसिंग तुम्हें करनी है, इंटरनल फाइनेंसिंग, तो क्या करो, जितना पैसा रिजर्व में निकालोगे उतने का क्या बना लो? सीआरआर। सीआरआर बनाओ, रिडम्पशन कर दो। तो कंपनी ने कहा ठीक है चलो 1 करोड़ का करना था, 1 करोड़ निकाला, सीआरआर बनाया और रिडीम कर दिया। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आई सबको? अब अगली बात सुनना, देखो पहला कंफ्यूजन सारे स्टूडेंट के दिमाग में जो होता है कि सीआरआर से रिडम्पशन होती है। क्या बोला मैंने? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा लाइबिलिटी साइड में, जो एसेट साइड में पड़ा था, खर्च वही हुआ ना, सीआरआर खाली बनवाया उन्होंने। समझ आए? अच्छा अब देखो कैसे फंसा दिया। अब फंसा ऐसे दिया उन्होंने, बताओ मुझे बेटा, बताओ मुझे, जैसे यहां सीआरआर आया, जैसे यहां सीआरआर आया, आप जानते हो बेटा सीआरआर में जितना पैसा है उसका खाली एक यूज है, उसका खाली बोनस शेयर देना। क्या यूज है? बोनस शेयर देना। ठीक है, अब ऐसे सुन लो, जैसे किसी की मार्कशीट में ग्रेस मार्क छपे हो, वैसे कंपनी की बैलेंस शीट पे सीआरआर हो तो उतना ही बुरा है। ये सीआरआर इस बात को प्रेजेंट करता है कि इसने क्या किया है, इक्विटी का पैसा प्रेफरेंस को दे दिया है। रिजर्व किसका था? रिजर्व किसका था? इक्विटी का। अरे जो पैसा बचा के रखा जाता है मालिक का होता है, असली मालिक कौन होता है कंपनी का? इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस का तो निश्चित है, उनको तो चाहिए, चाहे फायदा हो चाहे घाटा हो, वो नाम के मालिक होते हैं। अब बताओ वो 5 करोड़ किसका था? इक्विटी वालों का। उसमें से 1 करोड़ किसको दे दिया? तो फंस गए इक्विटी वाले, नुकसान हुआ। तो लॉ ने क्या कहा, कहते हैं दे दो लेकिन उतने का सीआरआर बना दो। अब सीआरआर तो बनवा दिया। अब नोटिस करो, पैसे खाली एक एंट्री पड़ी है सीआरआर की। सीआरआर का मतलब ये थोड़े ना है रिजर्व कहीं 5 करोड़ जमा था उसमें से 1 करोड़ निकाल के कहीं दूसरी जगह जमा किया, खाली एक एंट्री डाल दी बुक में। समझ आई बात? अब जो पैसा 1 करोड़ उसमें पड़ा है बेटा, वो तब तक पड़ा रहेगा जब तक इक्विटी को बोनस नहीं देंगे, जब तक इक्विटी को। अच्छा जब बोनस देंगे, समझना, जब बोनस देंगे बेटा, तो बोनस पैसा दे के मिलता है या फ्री में? फ्री में। तो ये पैसा फिर घूम के उसी के पास पहुंच गया जिसका था। सोचो, समझ आया? देखो कैसे पकड़ रखा है।
कहते हैं बोनस, तुम एक एंट्री डाल दो, अपना काम चलाओ। तो क्या करना है, किताबें अपने पास है, एक एंट्री मार दी, जो पैसे पड़े थे पेमेंट कर दिया। अब फंस गए वहीं। अब वो जो 1 करोड़ उसमें है, उसका एक ही यूज है, क्या? बोनस देना। आज नहीं दोगे कल दोगे, कल नहीं दोगे परसों दोगे, दोगे उसी आदमी को दोगे जिसका लिया था। समझे? अब यही वाला सीआरआर मिलता था वहां पे बोनस वाले चैप्टर में। ठीक है, अब बताओ सीआरआर जब बनाया गया तो रिजर्व बढ़ा या घटा? रिजर्व बढ़ा या घटा? रिजर्व डेबिट या क्रेडिट? रिजर्व डेबिट या क्रेडिट? सीआरआर। तो ये देखो सीआरआर बनाने की एंट्री होती है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। समझ आया? अब सारी एंट्री क्या क्या हुई? पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर ड्यू होगा, क्या एंट्री करोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरी एंट्री या तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या तो इंटरनल होगा फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। फिर पेमेंट करवा दो, क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट हो गया। अब वो जो सीआरआर वाला है वो फंसा रह जाएगा वैसे। सिक्योरिटी प्रीमियम वाले का तो तब भी कम से कम 4-5 यूज था, इसका एक ही यूज है, बोनस देना। जिसका था घूम के आज नहीं तो कल तभी जाना है। इसका मतलब यही हो गया, आज काम चला लिया, कल फिर उनको पे करेंगे। वही तो बात हो गई। जैसे किसी से उधार मांग के अपना काम आज चला लो, कल फिर उसको जमा करो, वही हुआ। समझ आया बेटा? तो ये एंट्री होती है। कोई डाउट यहां तक? अब कल इसको रिवाइज करके आना, यहीं से क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे इसी से। अच्छा ये सुनो, ये सब जो पढ़ा है इससे किसका इंतजाम होता है? फेस वैल्यू का। किससे? किसका? अभी प्रीमियम बाकी है, समझ आए? इससे केवल फेस वैल्यू का इंतजाम होता है। चलो अब आ जाइए तक।